वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग अपना विलेज स्टडीज़ एंथ्रोपोलॉजी में शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ विलेज। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ विलेज, देखिए हर चीज़ का जो रिलेशन है वो होता है इकोनॉमिक से। तो इसलिए इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, इससे पहले हमने सोशल डायनेमिक्स पढ़ा हुआ था। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो एवरीथिंग, सोशल डायनेमिक्स ले लीजिए या फिर पॉलिटिकल डायनेमिक्स ले लीजिए, इट इज़ रिलेटेड विद द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ विलेज। एस्पेक्ट्स में करेंगे यानी देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक के भी मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं ऑफ विलेज। तो इंडियन विलेज जो है इसका कंसेप्चुलाइजेशन में हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी चैप्टर में भी बात किया था कि कुछ ने कहा था कि ये एक तरह से मिनी रिपब्लिक है। इस तरह से हम लोगों ने वर्ड बात किया था, मिनी रिपब्लिक मतलब अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इंडियन विलेज को। बट क्या हम ये भी कह सकते हैं कि इंडियन विलेज जो है, इंडियन विलेज वो जो है वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी है? तो ये क्वेश्चन उठता है। और इसमें अगर हम इम्पॉर्टेंट थ्योरीज, अब जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें एक इकोनॉमिक्स के एक मेजर थ्योरिस्ट और फिलोसोफर एंड अ रेवोल्यूशनरी की बात करनी पड़ेगी, एंड दैट इज मार्क्स, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि इंडियन विलेज जो है वो एक तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दिखाता है, जिसको हम कहते हैं क्या, इंडियन विलेज जो होता है वो उसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को बात करते हुए मार्क्स ने एक टर्म यूज़ किया, दैट इज़ द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। देखिए अगर हम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्क्स ने क्या कहा, उनकी क्या थ्योरी है, ये सब हम लोगों ने अपने जीएस में कर रखा है। तो मार्क्स ने बेसिकली, अगर मैं शॉर्ट में बता दूं तो एक बात किया था कि जो सिस्टम है उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और उनका जो ओनरशिप है वो ज़्यादातर उन पास होता है जिनके पास जैसे प्रॉपर्टी हो गया, रिसोर्सेज होता है। तो एक तरह से एक क्लास होती है रिच की, एक क्लास होती है गरीब की, और ये जो ऑर्डर है ये डिस्क्रिमिनेटरी होता है, हैव और हैव नॉट का वर्सेस हमेशा लगा रहता है। फिर हैव नॉट क्या होंगे, वो एक रेवोल्यूशन करेंगे और फिर उसके बाद मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इक्विटेबली बंटना चाहिए, ऐसा बात करता है। ये ब्रीफली, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने अब ब्रीफली आपको समझाया है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो यही वही मार्क्स है। तो इन्होंने क्या कहा, इंडिया में जो विलेज सिस्टम है वो क्या दिखाता है, तो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें अब एशियाटिक की बात कर रहे हैं तो विलेज की बात कर रहे हैं, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर विद प्रोडक्शन, तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें इस पर्टिकुलर सिस्टम की तो वो कहते थे कि यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो सोसाइटी का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी चेंज होता रहता है। जैसे कलोनियलिज्म आया तो एक तरह से कलोनियलिज्म की वजह से क्या हुआ, कलोनियलिज्म आया तो उसकी वजह से एक क्लास, क्योंकि क्लास बेस्ड इकोनॉमी हमको देखने को मिलता है, तो क्लास बेस्ड आइडिया होने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आए सोसाइटी में। अब क्लास बेस्ड कैसे आ गया, जैसे जब वो आए ब्रिटिशर्स आए तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, जैसे इंडिगो की बात कर लीजिए, तो इस तरह की क्रॉप्स उगने लगी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी चेंज हो गई, तो इस तरह से काफ़ी चेंजेस आ गए और एक नई क्लास आ जाती है। क्लास मतलब क्लासेस में बढ़ जाता है, सिर्फ कास्ट नहीं, कास्ट ब्रिटिशर्स कहते थे हमेशा से है, बट वैसे तो हम कास्ट की भी बात करेंगे, वो छोड़ दीजिए, पर एक क्लास बेस्ड, मतलब कि एक रिच क्लास है, एक पुअर क्लास, इस तरह का भी क्लास बेस्ड वो है। तो यहाँ पे कलोनियलिज्म की भी बात करते हैं, मार्क्स बताते हैं। तो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसमें एग्रीकल्चर मेन है, फिर हम लोगों ने कलोनियलिज्म से लिंक किया, इंडिगो वगैरह का एग्जाम्पल लेते हुए हम लोगों ने बात किया है कि किस तरह से क्लास बेस्ड सिस्टम हमको देखने को मिलता है। तो जो इम्प्रेशन है, जैसे कि अगर हम विलेज इकोनॉमी का बात करें तो विलेजेस का तो प्री ब्रिटिश इंडिया में अगर देखा जाए तो कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट था, क्योंकि और ये सेल्फ सफिशिएंट क्या था, तो प्री ब्रिटिश इंडियन विलेज was a self-sufficient entity created by a system called जजमानी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगेन जीएस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ ही सकता है, और हमारे एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में तो ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जजमानी सिस्टम की वजह से, अब ये जजमानी सिस्टम क्या है, ये जजमानी सिस्टम बहुत सिंपल सा सिस्टम है, इसको अगर हमें समझना हो तो इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो रिलेशनशिप
of reciprocity, of economic exchange between landlords and peasants over generations. और यहाँ पे पेमेंट क्या होता है, तो पेमेंट होता था वॉज इन काइंड, पेमेंट होता था कैसे, काइंड में, ये तो काइंड में दे दो या फिर ग्रीन्स में, क्योंकि उस वक्त क्या कहते हैं इतना मोनेटाइजेशन इकोनॉमी का नहीं हुआ था, तो वहाँ पे हमको दिखता है। तो इस तरह से होता था कि एक मतलब, और ये इवेंचुअली क्या होता था, एक सिस्टम बैठ जाता था, जैसे कि जनरेशन से जनरेशन वाइज की मेरे को, जैसे कि अगर हम एक क्लास ले लेते हैं लैंडलॉर्ड की और एक क्लास ले लेते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि कपड़ा धोना का सर्विसेज, तो लैंडलॉर्ड जो है वो कह देगा कि चलो तुम मेरा कपड़े धो दो और मैं तुम्हारे को ग्रेन्स दे दूंगा, ठीक है, या इनकाइंड कोई सर्विस आपको दे दूंगा। तो इस तरह से चलता रहता था। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता था कि कपड़ा वाले का बच्चा भी फिर कपड़ा वाला, इस तरह से पूरा सिस्टम बैठता जाता था। तो ये एक तरह से, ये ऐसा नहीं है कि आप कास्ट के उसमें टर्म्स में अभी, मतलब इसको सिंपल इकोनॉमिक टर्म्स में समझिए कि इस तरह से रिलेशन क्रिएट होता है। तो वही जो रिलेशन है, रिलेशनशिप ऑफ रेसिप्रोसिटी, कि भैया मैं तुम्हारे को ये प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तुम मेरे को ये प्रोवाइड कर दो। तो इस तरह से रिलेशनशिप ऑफ रेसिप्रोसिटी होता था, इसी को हम कहते थे जजमानी सिस्टम। तो दैट वाज देयर। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो प्री ब्रिटिश इंडियन विलेजेस जो थे इस टर्म्स में, अब जजमानी सिस्टम है तो एक तरह से सर्विसेज आपको पूरी हो रही है, आपकी डिमांड्स पूरी हो रही हैं क्योंकि सिस्टम बैठा हुआ है। तो प्री ब्रिटिश इंडियन विलेज को कहा जाता है कि हाँ वो सेल्फ सफिशिएंट था क्योंकि जजमानी सिस्टम था, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद क्या आता है कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं जो कि अगेन इतने भी नाम आपको याद रखने की इतना ज़रूरत नहीं है, बट अगेन मैं कोट कर देती हूँ। एंड इनका नाम है क्या, विलियम एंड शार्लेट वाइजर। ये एक स्टडी देते हैं सोशल रिलेशनशिप्स की अमंग द कास्ट ग्रुप्स इन द इंडियन विलेजेस। और ये क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ कास्ट ग्रुप्स इन इंडियन विलेज। और ये क्या बात करते हैं, ये कंसेप्ट की एक मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, रेसिप्रोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात क्या करते हैं कि किस तरह से रेसिप्रोसिटी का जो एस्पेक्ट है दैट इज़ वेरी मच सेंट्रल टू इंडियन विलेजेस। तो अगेन आपको इतना नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट और वर्ड याद रखना है, दैट इज़ द वर्ड ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड यू हैव टू कनेक्ट इट विद रेसिप्रोसिटी एंड जजमानी सिस्टम, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब अगर हम देखा जाए तो इस तरह से एग्जिस्टेंस, तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, तो जजमानी सिस्टम हमने यहाँ पे समझ लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो रिलेशंस, अभी तो हमने एक विलेज इकोनॉमी की बात की है, अब हम बात करेंगे कि रिलेशंस कैसे होते थे। रिलेशन विद अदर विलेज, अदर विलेजेस, ब्रैकेट में लिख लो आउटसाइड विलेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो विलेज मार्केट का कंसेप्ट समझेंगे। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ विलेज मार्केट। तो विलेज मार्केट जो है ये, इट इज़ नॉट एज सेम एज वी अंडरस्टैंड मार्केट टुडे, इट इज़ नॉट एज सेम एज द कैपिटलिस्ट मार्केट, क्योंकि कैपिटलिस्ट मार्केट का अगर देखा जाए तो विलेजेस जो हैं वो हम कैपिटलिस्ट मार्केट से डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक पर्पस तो सिर्फ और सिर्फ सर्व नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे इकोनॉमिक के साथ साथ विलेज मार्केट जो होते हैं वो इकोनॉमिक के साथ साथ पॉलिटिकल पर्पस प्लस सोशल पर्पस भी सर्व करते हैं, प्लस रिक्रिएशनल एस्पेक्ट्स भी, ठीक है। जब क्योंकि विलेज मार्केट लगती है ना तो एक तरह से मेला होता है, तो आपने नाम सुना होगा जैसे हाट का, ठीक है, गांव में विलेज मार्केट लगती है जिनको हाट कहते हैं, जैसे दिल्ली हाट भी होता है, वो अलग कंसेप्ट है, पर हाँ हार्ट का कंसेप्ट आप समझते हैं। तो ये एंशियंट टाइम से चला हुआ आ रहा है और ये ही एक तरह से मेजर लिंक बनता है, लिंक बिटवीन दिस विलेज एंड दैट विलेज, क्योंकि जैसे यहाँ का मेला है तो देखने के लिए दूसरे दूर दराज से भी लोग आते हैं, दूसरे विलेजेस से भी आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो आइडिया ये होता है कि जैसे लोकली अवेलेबल गुड्स होते हैं वो तो बिकते हैं, वहीं पे कुछ दूर जाना है, वहाँ पे सिल्वर अच्छा मिल रहा है, वहाँ पे गोल्ड अच्छा मिल रहा है, वेडिंग हो रही है इस विलेज की, तो वहाँ से दूर दराज से अच्छा अच्छा सामान लेके आएंगे, क्योंकि
मैरिज अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है विलेज कम्युनिटी में, तो सबसे बेस्ट चीज़ें वो करते हैं। तो इस तरीके से हमको देखता है, जैसे कि अगर हम देखें तो एनुअल कैमल फेयर लगता है, जैसे पुष्कर में अगेन गधा का जो वो है, क्या कहते हैं, गधा कह रही हूँ, कैमल, ऊँट का जो होता है वो काफ़ी वो रहता है, क्योंकि पुष्कर अगेन यू नो द जोग्राफी। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो किस तरह से फेयर लगता है, तो लोग आते हैं, तो इस तरह से मतलब एक तरह से इंटरेक्शन होता है। तो कल्चर इंस्टीट्यूशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक एक्सचेंज में, कि किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, कैसे रेगुलर मार्केट्स लगती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इंस्टीट्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस तरीके से अब जैसे मार्केट चल कैसा रहा है, तो मैंने जजमानी सिस्टम की बात किया, सर्विसेज की बात किया, फिर वहीं पे मैंने उसके बाद मार्केट्स की बात किया कि स्पेशलाइजेशन होता है, इनको ये वाले गुड्स में स्पेशलाइजेशन है, वहाँ से तो आपस में इंटरेक्शन का सिस्टम होता है। इसी के साथ साथ हम लोग एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, एंड दैट इज़ द आइडिया ऑफ कास्ट। क्योंकि हम गाँव की बात करें तो कास्ट एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन। तो कुछ लोग होते हैं जो कि सर्टेन टास्क में स्पेशलाइज करते हैं, जैसे कि हो गया पॉटर कास्ट हो गया, जो पॉटरी बनाने में वो है, या ब्लैक स्मिथ कास्ट हो गया। तो इस तरह से होता है। तो अगर आर्टिसंस देखा जाए तो यहाँ पे हर आर्टिस्ट हर जगह तो नहीं मिल सकता है। तो आर्टिसन, ऑल द आर्टिसन एंड सर्विसिंग कास्ट डिड नॉट लिव इन अ सिंगल विलेज। तो यहाँ पे अगर क्या कहते हैं तो स्मॉलर सेटलमेंट्स बनाता है कि हाँ ये सेटलमेंट है, यहाँ पे ये बढ़ाई का काम अच्छा कर रहा है। एक मार्केट होता है, अभी भी आप ध्यान से देखिए तो मार्केट में भी एक जैसे होता है, फर्नीचर का दुकान है। अब जैसे कीर्ति बाजार दिल्ली की, तो वहाँ पे क्या फर्नीचर की बहुत अच्छी दुकान है आज भी, मतलब एक तरह से सेटलमेंट के सिस्टम में। तो यहाँ पे एक तरह से कास्ट बेस्ड जो होता है वो सेटलमेंट में बदल जाता है। ठीक है, एक जगह में आपको मिल रहा है काम, ठीक है, तो स्मॉलर सेटलमेंट्स में यहाँ पे बन जाता है। अब वहीं पे अगर हम देखें तो इन सबको सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे भी एक तरह से इंटरेक्शन सिस्टम जो है वो बनता है। तो यहाँ पे अर्बन सेक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है कि हाँ रूरल के लिए कि हाँ वहाँ पे हमको वो फूड चाहिए। आज हम क्या कह रहे हैं कि हमारे को अच्छा खाना चाहिए, हमको ये लैब बेस्ड वो नहीं चाहिए, बल्कि हमको क्या चाहिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए। तो विलेज की तरफ हम वापस जा रहे हैं कि हाँ इस विलेज में ये अच्छा है। तो इस तरह से विलेज मार्केट का आज भी जो है इम्पोर्टेंस वो कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ ही रहा है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो विलेज सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। तो अब इसके अलावा देखिए तो हमने यहाँ पे कास्ट की भी बात कर ली कि किस तरह से स्पेशलाइजेशन का भी होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम इकोनॉमिक्स में ही समझने वाले हैं वो ये है कि द आइडिया ऑफ हाउ विलेज मार्केट इज़ नाउ गेटिंग लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ फॉर्मल मार्केट नेटवर्क्स, जब से कैपिटलिस्ट सिस्टम आने लगा है। तो जैसे कि न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो डिफरेंट इंसानों को, अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, प्लस अर्बनाइजेशन हो गया, इन सब की वजह से इकोनॉमिक सिस्टम यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम में काफ़ी इंकॉर्पोरेट होता हुआ गया है, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो एक्सप्लॉइट करते हुए हमको आज विलेज इकोनॉमीज भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि अब आप ध्यान से देखिए तो दे ऑल्सो आर कमिंग एंड पुटिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन अमेजन एंड एडवर्टाइज करना। तो ये इस तरह से वो भी इस मोल्ड में भी आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होता है, तो उस तरह से कैपिटलिस्ट एलिमेंट भी हमको अब विलेज इकोनॉमी में आता हुआ दिख रहा है। यू कैन नॉट डिनाई दैट। नाउ वी विल टेक सम फ्यू एग्जाम्पल ऑफ केस स्टडीज। तो एस.सी. दुबे केस स्टडी ऑन इंडियन विलेज, ठीक है, ये 1955 में लिखा गया था। तो यहाँ पे एक तरह से एक विलेज का लिया गया है, उसमें पूरा स्टडी किया गया है। उन्होंने पूरा का पूरा जैसे कि कैसे रूरल लाइफ होता है, वहाँ पे इकोनॉमिक टाइज कैसे होते हैं विद द सिटी ऑफ हैदराबाद एंड स्मॉल ग्रुप्स कैसे होते हैं। तो ये सारा का सारा जो एग्जाम्पल जो अभी हम लोगों ने बात की, सारे पॉइंटर्स हमको एस.सी. दुबे की स्टडी में मिलते हैं। तो दैट इज़ देयर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और हम लोग केस स्टडी की बात कर सकते हैं, दैट इज़ एम.एन. श्रीनिवास। इनकी अगर बात करा जाए तो इन्होंने स्टडी किया था विलेज रामपुरा इन कर्नाटका, और ये स्टडी दिया कब थे, तो ये 1955 ईयर में दिया था। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो वर्ल्ड वॉर टू है उसकी वजह से क्या हुआ, तो कैश है,
तो उसके अंदर कैश में इंक्रीज देखने को मिलता है फॉर द डोमिनेंट लैंड ओनिंग कास्ट। कैश जो है वो इंक्रीज हुआ फॉर लैंड ओनिंग कास्ट। विद, अब कैसे इंक्रीज होने को मिला, विद वॉर टाइम राशनिंग, एंड शॉर्टेजेस। तो जैसे कि कहते हैं ना कि जब भी कोई वॉर होती है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी निकलते हैं। तो जब शॉर्टेजेस हुआ तो लैंड बेस्ड जो होता है उनका लैंड का ज़मीन का दाम बहुत बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो भैया, वो तो हमारे लिए सोना हो गया ना अब आप जो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि इतना शॉर्टेज चल रहा है तो ऑलरेडी। तो वहाँ पे वो हमको दिखता है कि किस तरह से जो लैंड ओनिंग कास्ट होती है उनके लिए और बेनिफिट हो गया। तो ब्लैक मार्केटियरिंग जो थी वो इंक्रीज हो गई थी और इसका बेनिफिट जो है वो डोमिनेंट क्लास को मिला। और ये बात एम एन श्रीनिवास अपने स्टडी में लिखते हैं, ऑन द स्टडी ऑफ विलेज रामपुरा इन कर्नाटका। यहाँ पे जो प्रॉफिट्स होते थे उनको डिफरेंट वेज में यूज़ किया गया है, जैसे कि विलेज को इलेक्ट्रीफाई करना या फिर राइस मिल्स को सेटअप करना, बस लाइंस को करना, ताकि मेन स्ट्रीम को मेन जो मैसूर सिटी है उससे कनेक्ट किया जा सके। तो वहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स सही नहीं होंगे तो क्या होगा, लिंक नहीं बनेगा। तो मेन सिटी में भी अब विलेज इकोनॉमी पहुँचना चाह रही है तो वहाँ पे एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता हुआ हमें दिखता है। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लिंक कैसे बनता है। तो लिंक की बात कर लिया, फिर हम लोगों ने कास्ट एलिमेंट को भी यहाँ से जोड़ दिया कि कास्ट एलिमेंट की वर्ल्ड वॉर 2 होता है तो बेनिफिट किसको हो रहा है, तो लैंड ओनिंग कास्ट को हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे लिए। इसके अलावा हम देखा जाए तो इंडियन विलेजेस जो होते हैं वो एक तरह से इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं इवन इन द ब्रिटिश टाइम्स। तो प्रोसेसेस जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन हो गया जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के साथ शुरू हुआ था, इसकी वजह से कुछ बेनिफिट्स तो मिले बट अगेन अभी भी सेल्फ सफिशिएंट एस्पेक्ट हमें नहीं देखने को मिलता है। तो रूरल इकोनॉमी जो है वो अफेक्टेड है विद द प्लान्ड डेवलपमेंट या वेलफेयर प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ला रही है, बट क्या पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो पा रहे हैं, मतलब कि अगर विलेज इकोनॉमी या विलेज मार्केट की बात करें तो नहीं, लिंक हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो दैट इज़ देयर। इंडिया में भी अगर बात करें तो कोई भी दो विलेजेस जो है आपस में सेम नहीं है, सिमिलैरिटीज एग्जिस्ट कर सकती है बट ये नहीं कह सकते कि सेम है। तो वहीं पे वेलफेयर और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं जैसे कोऑपरेटिव बैंकिंग की हमने बात किया, कमर्शियल फार्मिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन, इस तरह की जो टेक्निक्स है, या फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, या SHGs की बात करें, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की जैसे हम बोल ही चुके हैं, ये सब बात करेंगे। तो ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं जो कि विलेजेस को एम करते हुए, ताकि क्या होगा, तो एम्स विलेजेस, ताकि क्या हो, तो नेशन बिल्डिंग, क्योंकि सारा कंसेप्ट कनेक्टेड है। अगर अगेन हम लोगों ने जैसे बात किया था ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन, तो एवरीथिंग इज इंटरैक्टेड, देयर इज ऑलवेज डबल प्रोसेस दैट इज गोइंग टुगेदर एंड साइमल्टेनियसली। तो अगर विलेज हमारा डेवलप करेगा तो नेशन बिल्डिंग में भी हमको मदद मिलेगी, एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू सी एंड एनालाइज। तो SHGs हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, फिर बैंकिंग हो गया, तो कोऑपरेटिव्स हो गए, तो ये सारे जो हैं ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन वगैरह को इंटैक्ट रखते हुए, क्योंकि ब्रिटिश टाइम से काफ़ी चेंजेस आए हैं, बट अगेन अभी भी अगर हम देखें तो डेवलपमेंटल प्रोसेस को और अच्छे से लाना और उनकी मर्ज़ी से लाना कि किस तरह से इंटरेक्शन होता हुआ आए, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा बात कर लिया है। तो हम लोगों ने कार्ल मार्क्स से बात किया कि एशियाटिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन कैसे होता है, फिर उसके बाद हमने प्री ब्रिटिश टाइम्स में जजमानी सिस्टम की बात किया गया, फिर रेसिप्रोसिटी का कंसेप्ट हम लोगों ने समझा, फिर हार्ट की बात की, कास्ट एलिमेंट की बात की, एंड इंडस्ट्री, और एस सी दुबे एंड एम एन श्रीनिवास की स्टडीज़ के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। तो दैट इज़ देयर एंड इट वाज अ वेरी होलसम लेक्चर, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस फॉर सच क्वालिटी एनालिसिस।